हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के हमारे लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वन ऑफ द डिफिकल्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। तो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के अंदर की सभी डिफिकल्टी लेवल्स को, सभी कंसेप्ट्स को आप प्रॉपर वे में समझ सकें, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस लेक्चर को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट इस लेक्चर को देखते समय या देखने के बाद लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट के सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम आज के इस टॉपिक की कहानी को स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जहां से एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। आपकी बॉडी में आपकी कार्डियक मसल्स को छोड़कर, क्योंकि हमारी कार्डियक मसल्स सबसे अलग काम करती हैं, वो ऑटो एक्साइटेबल हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड पर ही होता है। तो हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी में हमारी सभी मसल्स, कार्डियक मसल्स को छोड़कर सभी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड पर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करना हो तो इसके लिए यह जरूरी होगा कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ न्यूरल सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी मसल सेल्स तक सेंड आउट करे। तो किस तरीके से आपके न्यूरॉन्स आपकी मसल्स को सिग्नल्स सेंड करते हैं, यह अगर आपको जानना है तो हमें कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझना होगा। तो हम बात स्टार्ट करते हैं आज बेसिक कंसेप्ट से, क्योंकि इनके बिना आप मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो वो बेसिक कंसेप्ट आज के इस लेक्चर के इनिशियल पार्ट में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट। तो आप ये चीज अच्छे से समझ पाएं कि कैसे आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी कमांड से ही आपकी बॉडी की सभी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाता है। एक छोटे से एग्जांपल को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो आपको क्या कंसीडर करना है? आपको कंसीडर करना है कि आपके लेफ्ट हैंड को आपके दुश्मन ने बहुत ज्यादा कसके पकड़ लिया है। अच्छा, रियली अगर आपका कोई दुश्मन आपके लेफ्ट हैंड को कसके पकड़ेगा तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपने राइट हैंड से उस दुश्मन के हाथ को पकड़ के अपने हाथ से अलग करने की कोशिश करेंगे। और इस काम के लिए आपके लिए क्या करना होगा? आपको यह करना होगा कि अपने राइट हैंड की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ताकि आपके राइट हैंड में मूवमेंट हो सके। और राइट हैंड में मूवमेंट होगा तब जाकर आप अपने दुश्मन के हाथ को पकड़ के अपने हाथ से अलग कर पाएंगे। तो भाई यहां पर आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आप उसकी कमांड के बिना अपने राइट हैंड की मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि ब्रेन ही कमांड देगा आपके राइट हैंड को कि भाई राइट हैंड तुम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, अपने हाथ को मूव करो और दुश्मन के हाथ को पकड़ के अलग कर दो। तो यहां पर इस पूरे कंसेप्ट को समझना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है कि आपके लेफ्ट हैंड को किसने पकड़ लिया है? आपके दुश्मन ने, वो भी बहुत कस के। तो आपका दुश्मन जब आपके लेफ्ट हैंड को पकड़ेगा तो वहां पर जो स्किन है उसके नीचे कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स फैले होंगे और वो सेंसरी न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से होंगे जो सेंस को या इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे अपने डेंड्राइट से। तो आप देख सकते हैं स्किन में पड़े हुए जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके डेंड्राइट्स ने सिग्नल्स को या सेंस को रिसीव किया। यहां पर सिग्नल या सेंस क्या है? आपके दुश्मन ने आपके हाथ को पकड़ रखा है, ये सेंस है। इस सेंस को रिसीव किया आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने। इसकी वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड होने पर उन्होंने न्यूरल सिग्नल्स को अपने एक्सॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचाया। क्लियर हुई बात? तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस को रिसीव किया, अपने एक्सॉन के थ्रू सिग्नल को कहां पहुंचाया? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में। तो सेंसरी न्यूरॉन अपने एक्सॉन टर्मिनल से कुछ न्यूरल सिग्नल्स को
रिलीज करेंगे, जिनको आप नाम दे सकते हैं फिलहाल न्यूरोट्रांसमीटर। हम किसी भी न्यूरल सिग्नल को यहां पर क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे आपके ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। तो हमेशा याद रखिए, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं, न्यूरॉन्स में एक्सॉन सिग्नल्स को सेंड करते हैं, एंड सिग्नल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स हमेशा एक्सॉन टर्मिनल से ही रिलीज होते हैं। तो एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंड किए गए न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया। इसकी वजह से एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी एक्साइटेड हो गए और एसोसिएशन न्यूरॉन्स ने अपने एक्सॉन्स टर्मिनल से रिलीज किए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, और उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स। तो कंसेप्ट क्या है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसोसिएशन न्यूरॉन ने एक्चुअली में सेंसरी न्यूरॉन से सेंस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, रिसीव करके उन्होंने एनालाइज किया, एनालाइज करके उन्होंने कमांड सिग्नल्स को यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को सेंड किया अपने एक्सॉन टर्मिनल से, जिसको रिसीव किया मोटर न्यूरॉन ने। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही कमांड सिग्नल्स को आपकी मसल्स तक पहुंचाएगा। तो अब ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा? ये सेल्फ एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के बाद ये अपने एक्सॉन के थ्रू आपकी टारगेट राइट हैंड की स्केलेटल मसल्स तक कमांड सिग्नल्स को लेकर जाएगा और आपकी स्केलेटल मसल सेल्स पर जाकर इन न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को सेंड आउट कर देगा, यानी कि रिलीज कर देगा। तो यहां पर जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सेल, ये एक स्केलेटल मसल सेल है जिसे हम मायोफाइबर कह सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि आपकी बॉडी में बहुत सारी वैरायटी के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि जब भी कोई भी आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज जरूर करेंगे, कार्डियक मसल्स को छोड़कर। तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, लेकिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो स्केलेटल मसल सेल्स को एक्साइटेड करें उनको आप स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, और वो है एसिटिल कोलिन। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आपकी स्केलेटल मसल सेल को एक्साइटेड कर रहा है तो आप उस न्यूरोट्रांसमीटर को एक नया नाम दे सकते हैं, एसिटिल कोलिन। पर मैं ये नहीं कह सकता कि एसिटिल कोलिन केवल और केवल स्केलेटल मसल सेल को एक्साइटेड करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटिल कोलिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके बारे में हम बाद में आगे चलकर कभी बात करेंगे। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर सेंड करते हैं आपकी स्केलेटल मसल सेल को एक्साइटेड करने के लिए, तो उन न्यूरोट्रांसमीटर को आप हर जगह क्या लिख सकते हैं? ACH। तो यहां पर ACH का मतलब है एसिटिल कोलिन। क्लियर है? अच्छा, ये जो आपको स्केलेटल मसल सेल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसमें जो आपको ये डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये डिप्रेशंस क्या है? तो आप कहेंगे ये टी ट्यूब्यूल है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मायोफाइबर के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि हमारी स्केलेटल मसल सेल की प्लाज्मा सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना इन्वेजिनेशन करके या अपने आप को डिप्रेस्ड करके कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको आप क्या नाम दे सकते हैं? टी ट्यूब्यूल। तो ये स्ट्रक्चर, जो डिप्रेशन वाले स्ट्रक्चर आपको मसल सेल में दिख रहे हैं उसकी सरफेस पर, वो लिटरली आप क्या कंसीडर करेंगे? टी ट्यूब्यूल। क्लियर? यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि केमिकल साइनाप्स क्या होता है। केमिकल साइनाप्स का मतलब आप देखिए, सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन के बीच में जो आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, जो लिटरली किन के बीच में है? तो मैं कहूंगा सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच इस जंक्शन को आप क्या नाम दे सकते हैं? साइनाप्स। और इसको हम कई बार केमिकल साइनाप्स भी कहते हैं। तो केमिकल साइनाप्स का मतलब क्या हुआ? जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स के बीच का जंक्शन क्या होगा? साइनाप्स। इसी तरीके से इस जंक्शन को भी आप क्या कह सकते हैं? साइनाप्स, जो एसोसिएशन न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच वाला एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और मसल सेल के बीच के जंक्शन या साइनाप्स को आप एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और वो है
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरल सिग्नल्स हैं जो न्यूरॉन्स सेंड आउट कर रहे हैं अपने एक्सॉन्स के थ्रू। जबकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? तो आप कहेंगे मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के बीच के जंक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो लिटरली मोटर न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं वो कहां पर करते हैं? तो आपका आंसर होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स ने न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटिल कोलिन को रिलीज किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। अब जब ये एसिटिल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज होंगे तो आपको अब ध्यान रखना है कि हमारी जो मसल सेल है, स्केलेटल मसल की जो सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसकी सार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो हमारी सार्कोलेमा ऑफ मायोफाइबर पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको आप एसिटिल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं। और ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स क्या करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज किए जाने वाले एसिटिल कोलिन को अपने साथ बाइंड कर लेंगे। और जैसे ही एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे तो मायोफाइबर यानी कि मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोडियम चैनल हैं जो ओपन हो चुके हैं। तो जैसे ही एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ने रिसीव किया, वैसे ही मसल सेल की सार्कोलेमा में प्रेजेंट जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और इन चैनल के ओपन होने पर जो सोडियम यानी कि Na+ आयंस हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज आयन यानी कि Na+ आयन जब इन सोडियम चैनल के ओपन होने के बाद सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट करेंगे तो इससे सेल की पोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी। सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होने लगेगा। और सेल की पोलैरिटी का रिड्यूस होना ही मतलब क्या होगा? सेल का डीपोलराइज होना या सेल का एक्साइटेड होना। और इस वजह से आपकी स्केलेटल मसल सेल एक्साइटेड होगी, डीपोलराइज होगी और उसमें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगी। तो जैसे ही आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा, आपका राइट हैंड मूव करेगा और आपके दुश्मन के हाथ को पकड़ के आपके हाथ से अलग कर देगा। इस पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आया कि जब इस हाथ को पकड़ा गया तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन ने आपके ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन में एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल को रिसीव किया और कमांड सिग्नल्स को उन्होंने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके राइट हैंड की मसल्स तक पहुंचाया। आपके राइट हैंड की मसल सेल्स इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद डीपोलराइज हुई और आपकी हाथ में, राइट हैंड में मसल का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ, जिससे आपके हाथ, राइट हैंड में मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ और आपने अपने दुश्मन के हाथ को अपने हाथ से अलग कर दिया। तो इस पूरी प्रोसेस में यह समझ में हमें आ चुका है कि किस तरह से न्यूरॉन सिग्नल्स को हमारी मसल सेल्स तक सेंड करते हैं ताकि मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सभी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये अगर आपको समझना है तो इसको हम 5 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे? 5। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम 5 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनिशियल 4 स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है और जो लास्ट 5th नंबर का स्टेप है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसके अंदर फर्दर 4 स्टेप्स भी आपको स्टडी करने हैं। तो एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बताता जा रहा हूं आपको वो सभी चीजें सुनना है। आप कोशिश करें उन चीजों को राइट डाउन करने की और समझने की। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो सके, इसके लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी मसल सेल्स तक क्या करेगा? सेंड करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मोटर न्यूरॉन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो कमांड सिग्नल्स दिए हैं उनको लेकर मोटर न्यूरॉन्स हमारी मसल सेल्स तक पहुंचेगा और मसल सेल्स तक पहुंचने के बाद मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से
न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिलकोलिन होंगे लिटरली वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो पहला स्टेप क्या हो गया, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर। तो फिर से पहले स्टेप को मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी मसल सेल्स तक सिग्नल्स को सेंड करेगा। इस प्रोसेस में मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर जो लिटरली ACH होंगे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, तो मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के बीच की साइनाप्स या जंक्शन को आपने क्या नाम दिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या होने वाला है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो मायोफाइबर या मसल सेल है उसकी सार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप ACH रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। और ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर आपकी मसल सेल की उस सार्कोलेमा पर भी प्रेजेंट होते हैं जो टी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर रही है। याद रखिए, यानी कि जो रिसेप्टर है ACH वो टी ट्यूब्यूल पर भी प्रेजेंट है और वो अदर सार्कोलेमा सरफेस पर भी प्रेजेंट हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ACH रिसेप्टर है वो टी ट्यूब्यूल में है और ये वाला सार्कोलेमा की ऊपरी सरफेस पर है। तो इस तरीके से ACH रिसेप्टर पूरी मसल सेल की सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वैसे ही इन न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल को मसल सेल की सरफेस पर प्रेजेंट एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव कर लिया जाएगा। दैट इज द स्टेप नंबर 2। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, बाइंडिंग ऑफ ACH टू ACH रिसेप्टर। तो ACH जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज हो रहा है फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन, उन ACH को मायोफाइबर या मसल सेल के ACH रिसेप्टर्स ने अपने साथ क्या कर लिया है, बाइंड कर लिया है। तो जैसे ही ACH रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे वैसे ही मसल सेल की सार्कोलेमा में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स जल्दी से ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके होंगे। देखिए, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम चैनल्स ओपन हो गए और सोडियम आयंस जो हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर इन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होकर सेल के सार्कोप्लाज्म यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में, मसल सेल का साइटोप्लाज्म ही क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, उसमें आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होगा आपका स्टेप नंबर 3। तो देखिए फिर से जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। स्टेप नंबर 1, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ACH या न्यूरोट्रांसमीटर को मोटर न्यूरॉन ने रिलीज किया। स्टेप नंबर 2, इन ACH को मसल सेल के ACH रिसेप्टर ने अपने साथ बाइंड किया। जैसे ही ACH रिसेप्टर से बाइंड हुए मसल सेल की सार्कोलेमा में प्रेजेंट जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम यानी कि Na+ आयंस जो है, पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर इन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। क्लियर। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या होगा। तो जैसे ही सोडियम आयन यानी कि Na+ आयंस मसल सेल के सार्कोप्लाज्म में इकट्ठे होने लगेंगे और जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मसल सेल में उसके सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिटरली मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही सोडियम साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म में आए, ये जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, आपने पढ़ा हुआ है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कहते हैं। तो सोडियम आयन जैसे ही SR यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया Ca++ यानी कि कैल्शियम आयंस को। तो आप यहां पर देख सकते हैं
कैल्शियम आयंस जो हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और मसल सेल के साइटोप्लाज्म में या मसल सेल के सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका होगा तो कुछ कैल्शियम आयंस मसल सेल के अंदर प्रेजेंट जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप मायोफाइब्रिल कहते हैं उसके अंदर एंटर करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही कैल्शियम आयन मायोफाइबर के अंदर एंटर होंगे, सार्कोमियर में एंटर होंगे, क्योंकि मायोफाइबर के अंदर क्या है भाई, सार्कोमियर जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोमियर में एंटर होंगे तो सार्कोमियर में प्रेजेंट जो थिन फिलामेंट है उन थिन फिलामेंट में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जिसको आप ट्रोपोनिन कहते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, उस ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट जिसको आप टीपीसी कहते हैं, उससे ये कैल्शियम आयंस क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। यहां तक की कहानी में हमने 4 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है और मैं जल्दी से आपको ये चारों स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज करता हूं ताकि आगे के स्टेप्स आपको प्रॉपर वे में समझ में आ सके। तो स्टेप नंबर 1, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे मोटर न्यूरॉन्स, और इन मोटर न्यूरॉन्स को किन्होंने सिग्नल्स दिया है, तो आपका आंसर होगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। स्टेप नंबर 2, न्यूरोट्रांसमीटर या ACH, क्योंकि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल सेल को, स्केलेटल मसल सेल को एक्साइटेड करते हैं उनको आप ACH कहते हैं। तो ACH जो है वो मसल सेल की सार्कोलेमा में प्रेजेंट ACH रिसेप्टर से अपनी क्या कर लेंगे, बाइंडिंग। ये हो गया दूसरा स्टेप कंप्लीट। जैसे ही बाइंडिंग होगी सार्कोलेमा में प्रेजेंट जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयंस Na+ आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। सोडियम आयंस जब सेल के सार्कोप्लाज्म में पहुंचेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे यहां पर, उनके कांटेक्ट में आएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम Ca++ आयंस को रिलीज करना इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि Ca++ आयंस का कंसंट्रेशन मायोफाइबर के सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज होने लगेगा। जब ये इंक्रीज हो चुका होगा तब Ca++ आयंस मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर तक पहुंच जाएंगे और सार्कोमियर में जो थिन फिलामेंट हैं उनको बनाने वाला एक रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन की सब यूनिट टीपीसी से इन कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग हो जाएगी। यहां तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब जो आगे हमारा 5वां नंबर स्टेप आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी पहले यहां पर मैं आपका एक डाउट सॉल्व करना चाहता हूं जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो ये कि टी ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है। आपकी जो मसल सेल है, जो मायोफाइबर है, उसकी सार्कोलेमा अपना इन्वेजिनेशन या डिप्रेशन करके जो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, टी ट्यूब्यूल, इनका आखिर फंक्शन क्या होता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको टी ट्यूब्यूल के फंक्शन को मैं समझाने वाला हूं। देखिए ध्यान से, देखिए ये टी ट्यूब्यूल है, सार्कोलेमा के डिप्रेशन से बनने वाला स्ट्रक्चर, और हमने देखा कि टी ट्यूब्यूल की सार्कोलेमा पर भी सोडियम चैनल्स होते हैं और अदर सार्कोलेमा सरफेस पर भी सोडियम चैनल्स होते हैं। तो जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ACH से बाइंड होंगे, उसके बाद सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो सोडियम चैनल के ओपन होने पर Na+ आयंस इन चैनल्स के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म तक पहुंचेंगे। तो यहां पर आप खुद सोचिए कि ये वाला जो आपको यहां पर सोडियम चैनल दिख रहा है, ये टी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट सोडियम चैनल है, जबकि ये वाला जो आपको सोडियम चैनल दिख रहा है वो एक ऐसा सोडियम चैनल है जो अदर सार्कोलेमा सरफेस पर है, यानी टी ट्यूब्यूल के ऊपर है या बाहर है। तो सोडियम आयंस इस चैनल के थ्रू ज्यादा जल्दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच पाएंगे। देखिए, ऐसे सोडियम आयन जो ऐसे सोडियम चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हुए हैं जो टी ट्यूब्यूल में है, वो जल्दी SR यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेंगे, जबकि ऐसे सोडियम आयंस जो अदर सार्कोलेमा सरफेस में प्रेजेंट सोडियम चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हुए हैं वो थोड़ा सा डिले होंगे, यानी कि थोड़े से टाइम के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच पाएंगे।
तो टी ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो यही है कि ये ऐसे डिप्रेशंस हैं जिनमें प्रेजेंट सोडियम आयंस चैनल्स सोडियम आयन को रैपिडली ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं ईआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ताकि जब मसल सेल को न्यूरल सिग्नल मिलते हैं और जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस बीच का जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सके। आप सोचिए, अगर टी ट्यूब्यूल नहीं होते तो सोडियम आयंस को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता, और ये टाइम जो थोड़ा सा ज्यादा लगता वो बीच के उस ड्यूरेशन को डिले कर देता। किस ड्यूरेशन को डिले कर देता? मसल को सिग्नल ऑब्टेन होने से लेकर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बीच के ड्यूरेशन को डिले कर देता। तो अल्टीमेटली टी ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं सोडियम आयंस को सोडियम चैनल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में। ये एक टी ट्यूब्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है। तो हम आ जाते हैं पांचवें स्टेप तक, और पांचवें स्टेप में आने से पहले हमने देख लिया है कि कैल्शियम आयंस जो हैं उनका कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में ज्यादा हो चुका था, और कुछ कैल्शियम आयंस जो हैं वो मायोफाइब्रिल में एंटर हो चुके थे और वो सार्कोमियर तक पहुंच गए थे, और सार्कोमियर में प्रेजेंट थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन सब यूनिट टीपीसी से बाइंड भी हो चुके थे। अब इसके आगे क्या होगा ये आपको देखना है। तो हमारा पांचवा स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर, और जब कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर में होगा तो इसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन मायोफाइब्रिल में भी होगा, और जब मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टेड होंगे एक मायोफाइबर के अंदर तो इससे मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब मसल सेल कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो ऑब्वियसली हमारी होल मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो लिटरली जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर ही होती है, क्योंकि जब एक मायोफाइब्रिल के सभी सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली मायोफाइब्रिल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब एक सेल के सभी मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब एक मसल के अंदर सभी मसल सेल्स मायोफाइबर्स यूनिट के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो होल मसल में भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है इसको समझाने के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब जो भी मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको सुनना है, समझना है, तभी आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो पांचवें स्टेप के अंदर हम कुछ 4 स्टेप्स और भी पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप ए करके है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने सबसे पहले यहां पर क्या बना दिया? एक थिन फिलामेंट। ये क्या है बच्चों? ये थिन फिलामेंट है। तो ये थिन फिलामेंट में ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट, जो आप सभी जानते हैं। थिन फिलामेंट में क्या क्या होता है? एक एक्टिन फिलामेंट होता है, दो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट की थ्रू आउट द लेंथ क्लोजली रन करते हैं। तो जो ब्लू कलर से आपको 2 फिलामेंट दिख रहे हैं ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में। और ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम देते हैं ट्रोपोनिन। क्लियर? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे थिन फिलामेंट में 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक एक्टिन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट की थ्रू आउट द लेंथ क्लोजली रन करती हैं 2 ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स, और ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं ट्रोपोनिन। तो ओवरऑल अब मैं ये सब मिटा देता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर अभी फिलहाल जो मैंने बनाया ये किसका स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर होगा ये एक थिन फिलामेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है? तो ये है मायोसिन में प्रेजेंट मीरोमायोसिन हेड। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मायोसिन फिलामेंट है उसमें आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं HMM कंपोनेंट ऑफ मीरोमायोसिन, जिसमें 2 चीजें आती हैं, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट नेक। तो यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? मीरोमायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड है, और साथ में ये वाला पार्ट जो है उसको आप शॉर्ट नेक भी कह सकते हैं। मैं चाहूं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी कि इतने पार्ट को क्रॉस आर्म भी कह सकता हूं, HMM यानी कि हैवी मीरोमायोसिन भी कह सकता हूं, या ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट नेक भी कह सकता हूं। क्लियर? तो आप केवल यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मीरोमायोसिन हेड की। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि
मीरोमायोसिन हैड थिन फिलामेंट के एक्टिन प्रोटीन के साथ अपनी बाइंडिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की मास्किंग एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन बाइंडिंग साइट से अलग या रिमूव ना हो जाए। क्लियर? तो हम सभी जानते हैं कि जब मसल रिलैक्स स्टेज में होगी तब मीरोमायोसिन हैड एक्टिन फिलामेंट के साथ अपनी बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी हमने प्रीवियस स्टेप में क्या देखा कि मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर में Ca++ आयंस एंटर कर चुके हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब ये Ca++ आयंस ट्रोपोनिन की टीपीसी सब यूनिट के साथ अपनी क्या कर लेते हैं, बाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये वाली सब यूनिट को मैं नाम दे सकता हूं टीपीसी। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा था कि टीपीसी जो कि सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है उससे कैल्शियम आयन क्या हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। तो जैसे ही कैल्शियम आयन टीपीसी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे वैसे ही आप देखेंगे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स एक्टिन प्रोटीन की मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर से अपनी मास्किंग को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वो ढककर रखे हुए हैं एक्टिन प्रोटीन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को, पर जैसे ही टीपीसी सब यूनिट से कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं वैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन और स्टेट को कुछ इस तरह से चेंज कर लेते हैं कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन प्रोटीन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट से अपने आप को हटाकर अलग कर लेते हैं, यानी कि रिमूव ऑफ मास्किंग। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की जो मास्किंग है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन प्रोटीन से अब क्या हो चुकी होगी, रिमूव हो चुकी होगी। इसको रिमूव क्यों किया और किसने किया? तो इसको रिमूव Ca++ आयंस की बाइंडिंग ने किया टीपीसी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से। चलिए, कहानी यहां तक समझ में आ चुकी है। अब मैं कह सकता हूं कि जो मीरोमायोसिन हैड है उसके लिए बाइंड होने के लिए एक्टिन प्रोटीन पर एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन अवेलेबल है। यानी कि जैसे ही ये मास्किंग रिमूव हुई ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की, तो एक्टिन प्रोटीन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट अब पूरी तरह से अवेलेबल हो चुकी है मायोसिन के मीरोमायोसिन हैड के साथ बाइंड होने के लिए। तो अब मीरोमायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड अगर चाहे तो किससे बाइंड हो सकता है, एक्टिन प्रोटीन से। क्लियर? लेकिन ये बाइंडिंग कब होगी? ये बाइंडिंग तभी होगी जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल ग्लोब्यूलर हेड की एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड हो, उस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो और एनर्जी रिलीज हो। यानी कि अगला स्टेप जो होगा बी करके, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो जो ये ग्लोब्यूलर हेड है उससे एक एटीपी का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, क्योंकि ग्लोब्यूलर हेड एटीपीएज एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इसलिए इस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ग्लोब्यूलर हेड पर प्रेजेंट जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट बाइंड हो जाएगी थिन फिलामेंट के एक्टिन प्रोटीन से। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्रॉस ब्रिज का यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले थिन फिलामेंट के पास जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं वो बाइंडिंग करते हैं मायोसिन फिलामेंट के मीरोमायोसिन हैड से, लेकिन बाइंडिंग नहीं हो सकती मायोसिन और एक्टिन के बीच में, क्योंकि अभी मसल रिलैक्स स्टेज में है। पर जैसे ही कैल्शियम आयंस मायोफाइब्रिल के अंदर पहुंचेंगे, सार्कोमियर में पहुंचेंगे और वो थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन सब यूनिट टीपीसी से बाइंड हो जाएंगे, वैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो हैं वो अपनी पोजीशन और स्टेट को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि एक्टिन प्रोटीन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर की जो मास्किंग है वो रिमूव हो जाएगी। इस वजह से एक्टिन प्रोटीन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मीरोमायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड अपनी बाइंडिंग एक्टिन प्रोटीन से कर सके, इसके लिए जरूरी है कि एटीपी बाइंड हो मीरोमायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड से, उसका हाइड्रोलाइसिस हो और एनर्जी रिलीज हो, और उस एनर्जी से ही जो
ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन है वो बाइंड होगा एक्टिन प्रोटीन से, और जब भी मायोसिन और एक्टिन के बीच में बाइंडिंग हो जाती है तो आप उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर है? तो मीरोमायोसिन के हेड विद शॉर्ट नेक को आप क्रॉस आर्म कह सकते हैं, पर जब ये क्रॉस आर्म एक्टिन फिलामेंट के साथ अपनी बाइंडिंग कर ले तो आप इस बाइंडिंग वाले स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि मायोसिन एक्टिन के साथ अपनी बाइंडिंग कर चुका है। जब भी मैं बोलूंगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, मतलब मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो गया, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से बाइंड हो गया। और जब भी मैं बोलूंगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन ब्रेक हो गया, यानी कि मायोसिन एक्टिन से बाइंड जो था अब वो अलग अलग हो चुका है। क्लियर? अगला स्टेप हम देखते हैं। तो यहां पर आप बात करेंगे कि जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए ये एक और स्ट्रक्चर है जो NCERT से लिया गया है। तो ये एक्टिन प्रोटीन है जिसे हम एक्टिन फिलामेंट कह रहे हैं यहां पर, और ये मीरोमायोसिन हेड है। तो मीरोमायोसिन हेड जैसे ही एक्टिन फिलामेंट से बाइंड हो जाएगा, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? तो क्रॉस ब्रिज में जो क्रॉस आर्म है, यानी कि HMM कंपोनेंट ऑफ मायोसिन, तो क्रॉस आर्म जो है वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड होने के बाद एक्टिन फिलामेंट को इनवर्ड यानी कि ए बैंड के सेंट्रल डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट कर देगी कुछ इस तरीके से। तो बड़े ध्यान से देखिए आप, जैसे ही यहां पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये क्रॉस आर्म एक्टिन फिलामेंट को इनवर्ड या ए बैंड के डायरेक्शन में क्या कर रही है? पुल कर रही है। तो देखिए एक सार्कोमियर के दोनों तरफ क्या है? राइट और लेफ्ट में जेड लाइन है, और जेड लाइन से कौन अटैच है? एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल बीच में क्या है? मायोसिन फिलामेंट। क्लियर? फुल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट को आप क्या कहते हैं? ए बैंड। ये आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। तो दोनों जेड लाइन से अटैच एक्टिन फिलामेंट को ये क्रॉस आर्म अंदर की तरफ पुल कर रही है, यानी कि ए बैंड के सेंट्रल में पुल कर रही है। मैं कहूं तो एच जोन के सेंट्रल में क्या कर रही है? पुल कर रही है। और जब ये पुलिंग होगी एक बार, तो पुलिंग कंप्लीट होने के बाद नया एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो फिर से ग्लोब्यूलर हेड से बाइंड हो जाएगा, और उस एटीपी का अगेन क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसको आप बड़े सिंपल वे में समझें। एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन हेड जो है वो बाइंड हो गया, उसके बाद उसने एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ पुल किया, उसके बाद क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, फिर से एक एटीपी का नया मॉलिक्यूल ग्लोब्यूलर हेड से बाइंड होगा, और उसके बाद फिर से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, और फिर से ग्लोब्यूलर हेड क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। और अब इस बार इस साइकिल में ये एक्टिन प्रोटीन को और ज्यादा इनवर्ड यानी कि ए बैंड के अंदर सेंट्रल डायरेक्शन में क्या करेगा? पुल करेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। हर बार जब ये साइकिल रिपीट होगी, यानी कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रिज के ब्रेक होने की साइकिल हर बार जब रिपीट होगी, तो एक्टिन फिलामेंट उतने ज्यादा ए बैंड के सेंट्रल में पुल होते जाएंगे, या कहूं तो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैपिंग करते जाएंगे। ये कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो एक और हम सिंपल सा एनिमेशन ले लेते हैं। इस एनिमेशन में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस एनिमेशन में देखिए क्या हुआ भाई, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? कैल्शियम टीपीसी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से बाइंड हुए, जिससे कि मास्किंग जो है वो रिमूव हो जाती है। एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट अवेलेबल हो जाती है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है मायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड से, और क्रॉस आर्म पुल कर देती है इनवर्ड या ए बैंड के सेंट्रल में एक्टिन फिलामेंट को, और फिर से क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। फिर से एटीपी का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और फिर से मायोसिन हेड या कहा जाए कि क्रॉस आर्म जो है वो एक्टिन फिलामेंट को इनवर्ड यानी कि ए बैंड के सेंट्रल में क्या करेगी? पुल करेगी। ये प्रोसेस साइक्लिक है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय पर चलती रहेगी, जिससे कि मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट अपनी स्लाइडिंग करते रहेंगे। तो एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइडिंग करते हैं? थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर।
तो ठीक है, अगला स्टेप हम देखते हैं। तो एक सार्कोमियर के दोनों साइड यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होती है? जेड लाइन। सार्कोमियर के राइट साइड पर भी जेड लाइन है और लेफ्ट साइड पर भी जेड लाइन है, और दोनों जेड लाइन से अटैच हैं एक्टिन फिलामेंट्स। क्लियर? तो जब एक्टिन फिलामेंट पुल होकर ए बैंड के सेंट्रल या इनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को पुलिंग करेंगे, यानी कि जैसे ही एक्टिन फिलामेंट पुल होकर ए बैंड के सेंट्रल में स्लाइड होकर आएंगे, तो इस वजह से यानी कि एक्टिन फिलामेंट की पुलिंग की वजह से जेड लाइन जो है वो भी इनवर्ड पोजीशन में पुल होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, जेड लाइन से ही अटैच है एक्टिन फिलामेंट। अगर एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंट्रल में पुल होंगे तो जेड लाइन भी सेंट्रल में क्या होगी? अपनी पुलिंग करेगी, और इस वजह से जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। यानी सार्कोमियर की लेंथ में शॉर्टनिंग का मतलब क्या है? सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होना। और जब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब कि एक मायोफाइब्रिल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब सभी मायोफाइब्रिल में एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब है मसल सेल में यानी कि मायोफाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब सभी मसल सेल कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो इसका मतलब है मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मैं आपको इन सभी स्टेप्स जो 5th नंबर स्टेप्स के अंदर आपने ABC पढ़ा हुआ है उन सभी को इस डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहता हूं। जब आपकी मसल रिलैक्स स्टेज में होगी, जब आपकी मसल रिलैक्स्ड स्टेज में होगी, तब मैं आपको बता देता हूं ये दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होगा उसको आप सार्कोमियर कह रहे हैं। फुल लेंथ ऑफ मायोसिन को आप ए बैंड कहते हैं। क्लियर? मायोफाइब्रिल पर वो रीजन जिसमें केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट हो आप आई बैंड कहते हैं। अगर एक्टिन फिलामेंट की एज मायोसिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो रही है तो आप उसको आई बैंड में काउंट नहीं करेंगे। ए बैंड के बीचों बीच का वो हिस्सा एच जोन है जिसमें केवल मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर मायोसिन फिलामेंट की एज एक्टिन से ओवरलैप हो रही है तो आप उसे एच जोन में कंसीडर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई बैंड केवल वो पार्ट है जिसमें एक्टिन है, और एच जोन ए बैंड के अंदर वो पार्ट है जिसमें केवल मायोसिन फिलामेंट है। अब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट अपनी स्लाइडिंग करेंगे। स्लाइडिंग कैसे होगी ये आपको पता है। मायोसिन में प्रेजेंट मीरोमायोसिन हेड यानी कि हेड विद शॉर्ट नेक, जिसको आपने क्रॉस आर्म बोला है, वो थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगी। देन क्रॉस आर्म एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के सेंट्रल में इस डायरेक्शन में यहां से और अंदर इनवर्ड पुल करेंगे। पुल होने की वजह से जेड लाइन भी अंदर की तरफ पुल होगी और सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, जिसे आप कहेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जब हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा या सार्कोमियर की लेंथ में शॉर्टनिंग होगी, उस दौरान आप देखेंगे जो ए बैंड है उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ए बैंड की लेंथ जब मसल रिलैक्स थी तब भी इतनी थी, और अभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब भी इतनी ही है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन की जो लेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन जब अपने आप को ओवरलैप करते रहेंगे इनवर्ड या सेंट्रल डायरेक्शन में, तो ज्यादा से ज्यादा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्टिन फिलामेंट अपने आप को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर इतनी ओवरलैपिंग है, पर यहां पर यहां तक ओवरलैपिंग हो चुकी है। तो इतनी लेंथ जो थी अब उस पर मायोसिन के ऊपर क्या आ चुके हैं? एक्टिन फिलामेंट। इसका मतलब एच जोन जो है वो रिड्यूस होकर अब केवल इतना बचा हुआ है। तो एच जोन और आई बैंड हमेशा लेंथ में रिड्यूस होंगे तब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए। एच जोन इसलिए रिड्यूस होगा क्योंकि मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट अपनी ओवरलैपिंग करेंगे, और आई बैंड इसलिए रिड्यूस होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट का पार्ट मायोसिन के ऊपर ओवरलैप हो चुका हो जाए। तो यहां तक कि आपने जो प्रोसेस पढ़ी हुई है उसको प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हमें देखना है कि मसल रिलैक्स कैसे होने वाली है। तो अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझ लिया है तो इसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट यानी कि आपको बस उल्टा चलना स्टार्ट करना होगा, और आप क्या सीख चुके होंगे? मसल्स में रिलैक्सेशन कैसे होगा। तो देखिए, जब मसल्स को रिलैक्स होना होगा तो सबसे पहले तो यह होगा कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर
न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अगर मसल को रिलैक्स करना है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना बंद कर देगा। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें जो थोड़ा बहुत अमाउंट ACH का बचा होगा, यानी कि एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ अमाउंट जो साइनाप्टिक क्लैप्ट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होगा, उसको भी डिसइंटीग्रेटेड या ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, जिसको आप ACHE के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपकी मसल को रिलैक्स होना होगा तो पहली चीज तो मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर ACH को रिलीज करना बंद कर देंगे, पर जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचा होगा साइनाप्टिक क्लैप्ट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उस अमाउंट को डिसइंटीग्रेट या ब्रेकडाउन कर देगा एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। अब क्या होने वाला है, अब जब ACH अवेलेबल ही नहीं होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तो वो ACH रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे और Na+ जो है वो सेल के अंदर या मायोफाइबर के अंदर एंटर होने बंद हो जाएंगे और सेल अगेन रीपोलराइज्ड हो जाएगी। जैसे ही सेल रीपोलराइज्ड होगी, हम सभी जानते हैं, क्योंकि सोडियम आयन सेल के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम Ca++ को रिलीज नहीं करेगा, उल्टा जो Ca++ सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो रिवर्ट या मूव बैक होकर किसके अंदर जाने लगेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम Ca++ को रिलीज ना करते हुए ऑलरेडी जो Ca++ सार्कोप्लाज्म में है उसको अपने अंदर रिवर्ट बैक करेगा, मूव बैक करेगा। और यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, सार्कोप्लाज्म से Ca++ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए, पेशेंस रखना होगा, सुनना होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम का स्टोर हाउस कहा जाता है। उसके अंदर यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है कंपैरिजन में सार्कोप्लाज्म के। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब कैल्शियम आयंस मूव बैक होकर जाएंगे तो डेफिनेटली ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे और लो टू हाई कैल्शियम आयंस का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाना यानी कि क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब ऐसी कंडीशन में सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में कम होता है तो क्या होगा, ट्रोपोनिन की सब यूनिट TPC से जो बाइंड कैल्शियम होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और नया कोई कैल्शियम TPC सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं हो पाएगा। इन सच कंडीशन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी पोजीशन और अपनी स्टेट को फिर से पहले की तरह अटेन कर लेंगे और वो मास्किंग कर देंगे एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट पर जो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन है उसकी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन फिर से क्या कर देंगे, मास्किंग कर देंगे, उसको ढक देंगे। इस कंडीशन में आप देखेंगे जो मीरोमायोसिन होगा वो बाइंड नहीं हो पाएगा एक्टिन फिलामेंट से, यानी कि मायोसिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की क्या आ चुकी है, मास्किंग आ चुकी है। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मसल जो है वो आपकी रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन अब नहीं हो सकेगा और जब क्रॉस ब्रिज ही नहीं बनेगा तो क्रॉस आर्म एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के सेंट्रल में इनवर्ड पुल कैसे कर पाएगी। इसका मतलब मसल्स में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा बल्कि मसल आपकी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मसल रिलैक्सेशन। तो अभी ये टॉपिक थोड़ा सा और भी बचा हुआ है क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स को भी पढ़ना होता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट द रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। आई होप कि आपने इस बड़े डिफिकल्ट, क्रिटिकल और लेंथी टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है, डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।